हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ ए टू में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसके पिछले वीडियो में हमने पहला एक्सरसाइज प्रकाश का परावर्तन, जिसमें प्रकाश के स्रोत दीप्त किसको कहते हैं, प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके साथ दर्पण, दर्पण के गुण और दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब, दर्पण सूत्र और आवर्धन, इसको हमने पहले अध्याय में कर चुका है। इसका वीडियो प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, और इसी वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन के क्या नियम हैं, और जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उस प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज देखेंगे इस वीडियो में। बढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, सबसे पहले जानते हैं इसको। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप प्रकाश का परावर्तन समझ चुके हैं पिछले वीडियो में, पिछले अध्याय में। प्रकाश का अपवर्तन उसी से रिलेटेड है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में क्या होता था दोस्तों, तो प्रकाश के परावर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलती थी और निकलने के बाद किसी सतह से, यानी सतह कैसा होना चाहिए, तो अपारदर्शक सतह, किसी अपारदर्शक सतह से जब वो प्रकाश की किरण टकराती थी तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। इस घटना को प्रकाश का हम परावर्तन कहते थे। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन में जो प्रकाश किसी भी स्रोत से जब कोई प्रकाश की किरण निकलेगी, आ रही है, तो वह टकरा कर पुनः उसी माध्यम में नहीं गुजरेगी, वह अपना माध्यम चेंज कर लेगी। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए, हम स्पष्ट करवाते हैं कि मान लीजिए ये कोई कांच का स्लैब है, ठीक है ना, ये कांच का स्लैब है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका कांच, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस कांच के अलावा ये पूरा एरिया, यानी इसके बाहर, इस कांच के बाहर आपका पहला माध्यम हो गया, यानी माध्यम 1, ठीक है, ये पहला माध्यम, माध्यम 1, ठीक है। ये पूरा माध्यम आपका एक माध्यम है, और दूसरा माध्यम है ये कांच। ये कांच जो है आपका, ये कांच आपका दूसरा माध्यम है, यानी यहाँ लिख देते हैं हम माध्यम 2, ये आपका दूसरा माध्यम। अगर पहले माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, किसी स्रोत से कोई किरण आ रही है और यह कांच के स्लैब यानी दूसरे सतह से टकरा गई, ठीक है, और टकराने के बाद अगर इस माध्यम में यह किरण प्रवेश कर जाए, ठीक है ना, प्रवेश कर जाए, तो इसी घटना को, यानी यहाँ जो प्रकाश की ये जो घटना घटी है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे परावर्तन में हम बताए थे कि मान लीजिए यह कोई सतह, यानी एक सतह यह है और दूसरा माध्यम ये, ठीक है ना। अब इस माध्यम से प्रकाश की किरण आई थी और सतह से टकरा कर इसी माध्यम में क्या हो गई थी, लौट गई थी। जब ये घटना, यानी लौटने वाली घटना घट रही हो, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और जब यह घटना घट रही हो, यानी लौटे न, उसी में घुस जाए, ठीक है ना, उसी में प्रवेश कर जाए, तब इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चल कर आए
और वह दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, तब इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गई प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यहाँ आपका प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, अब समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है। तो ये भी नियम पर आधारित है। हम देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देख लीजिए इसके प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब देखिए यहाँ गौर से, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाने के लिए हम एक आपको फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ताकि ये अपवर्तन आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये कोई आपका एक माध्यम है। ठीक है, यह माध्यम, इस माध्यम में यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आए। ठीक है ना, प्रकाश की किरण आए और आने के बाद यह दूसरे माध्यम में क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए और यहाँ से हम निकाल दिए। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ अभिलंब दिए है, यहाँ अभिलंब है। हम आपको समझाते हैं प्रकाश का अपवर्तन के नियम। मान लीजिए यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। ठीक है, यहाँ N, M, P, Q, यहाँ M, N अभिलंब है, यहाँ P, Q अभिलंब है, यहाँ A, B आपतित किरण है। यह कौन सी किरण है, तो यह आपतित किरण है। ठीक है ना, यह आपतित किरण है। और जो यह स्लैब के अंदर वाली किरण है, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। यहाँ लिख देते हैं अपवर्तित किरण। और यह जो बाहर निकल रही है किरण, इसको कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण, पहले इसकी परिभाषा समझ लीजिए। ठीक है ना, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण किसको कहते हैं, उसके बाद आराम से आप समझिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कि किसी स्रोत से आने वाली किरण, जो किरण किसी स्रोत से आ रही हो, वह किरण, आने वाली जो किरण होगी वह किरण आपतित किरण होगी। क्लियर, यानी किसी स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण किसको कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो जब किसी सतह से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर जाए, तब वह किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। यानी किसी स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। जब आपतित किरण किसी सतह पर पड़कर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, तो उस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा है निर्गत किरण। निर्गत किरण किसको कहते हैं, तो ध्यान से देखिए, अपवर्तन के बाद किसी माध्यम से निकलने वाली किरण निर्गत किरण कहलाती है। यानी यहाँ जो अपवर्तन की घटना घटी है, इस अपवर्तन की घटना के बाद जो किरण बाहर निकल रही है, वह बाहर निकलने वाली किरण निर्गत किरण कहलाती है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब समझते हैं इसके नियम को। तो ध्यान से देखिए, ये कौन हो गया आपका आपतन कोण। ठीक है, और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण, क्योंकि यहाँ घटना घटी है अपवर्तन की। सेम कंडीशन यहाँ, ये आपतन कोण और यहाँ अपवर्तन कोण। ठीक है, यहाँ हो गया अपवर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण को हम I से सूचित करते हैं, आपतन कोण लिख देते हैं। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, और अपवर्तन कोण को हम R से सूचित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसके नियम को। तो इसके नियम, तो पहला नियम है, नियम नंबर 1, इसका पहला नियम है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, यह तीनों एक ही तल में नहीं होगा। ठीक है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, यह तीनों
एक ही तल में नहीं होता है। क्लियर। दूसरा नियम, इसके दो नियम हैं, ठीक है ना, इसके दो नियम हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन, ठीक है ना। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियतांक रहता है, का अनुपात हमेशा नियतांक होता है। जैसे साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ये अनुपात कभी आपस में बदलता नहीं है, चाहे पहला माध्यम कोई भी हो और दूसरा माध्यम कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, यह आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कभी नहीं बदलता है। इसने कहा था, किसने कहा था? स्नेल ने कहा था। किसने कहा था? स्नेल ने कहा था। क्या कहा था स्नेल ने? तो बच्चों स्नेल ने कहा था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियतांक होता है, यह कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के इस नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। इसी नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। कौन नियम को? तो इस नियम को। क्या है? तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियतांक होता है, यानी साइन आई बटा साइन आर हमेशा नियतांक होता है, ठीक है ना। किसने कहा था? तो स्नेल ने कहा था। इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। भैया स्नेल के नियम से हम यह समझते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियतांक होता है, हम यही समझते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यह तीनों या अभिलंब कह सकते हैं, इसके साथ अभिलंब लिख सकते हैं। एक है अभिलंब, क्या है? अभिलंब, यानी आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, यह तीनों एक ही तल में नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियतांक होता है, इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट, यह VVI है, यह आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार सवाल पूछ चुका है बच्चों, कई बार। स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं? फिर से आपको बता देते हैं कि स्नेल के नियम अपवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपवर्तन से। स्नेल का नियम अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल के नियम क्या है? तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिरांक रहता है, नियतांक रहता है, यह कभी नहीं बदलता है, चाहे वह पहला माध्यम हवा और कांच का है ना हो, या कांच पानी का है ना हो, या पानी और हवा का है ना हो, ठीक है ना। यह नियम कभी आपस में बदलता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अपवर्तन की घटना, यानी ये जो प्रकाश का अपवर्तन की घटना है, यह हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ देखते हैं। यानी अपवर्तन की जो घटना है ना, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार देखते हैं, ठीक है ना। आज उसी एक दो एग्जाम्पल को हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे कि अपवर्तन की घटना एक्चुअली हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ देखते हैं। तो बच्चों, आप अपवर्तन की घटना वहाँ देख रहे होंगे जब आप बाल्टी को पूरे पानी से भर दिए होंगे और वह बाल्टी का तल आपको ऊपर उठा हुआ नज़र आता होगा, या फिर कह सकते हैं कि जब कोई पानी से भरा हुआ गिलास, ठीक है ना, पानी से भरा हुआ गिलास, उस गिलास में आप कोई पेंसिल डालें या कोई छड़ डाल दे या कोई छड़ी डाल दे, तो वह छड़ी आपको टेढ़ा प्रतीत होता है। क्यों?
ठीक है ना। इस चीज़ के बारे में जानेंगे हैं कि समुद्र में या फिर छोटे छोटे नदी या तालाबों में मछुआरों को भाले से मछली मारने में बड़ा दिक्कत होती है। तो आखिर ये दिक्कत होती क्यों, ठीक है ना, जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। यह कॉन्सेप्ट क्या है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, तब आपको समझ में आएगी कि वह घटना जो हमारे दैनिक जीवन में घट रही है और अपवर्तन से संबंधित है। आज इस कॉन्सेप्ट को से हम आपको क्लियर करवाते हैं। 1 मिनट। आइए बच्चों, उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिए, क्या है वह कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। यानी माध्यम के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। माध्यम, पहले जान लीजिए माध्यम के बारे में। माध्यम 2 होगा, एक सघन माध्यम और दूसरा होगा विरल माध्यम, ठीक है ना। सघन माध्यम, विरल माध्यम। इसको हम डिफाइन करते हैं कि माध्यम किसको कहते हैं। तो इसका कोई मूल परिभाषा नहीं है। आप इसको कह सकते हैं कि जिसमें, ठीक है ना, कोई घटना, वायुमंडलीय घटना घट रही है, वह माध्यम है, ठीक है ना। वह क्या है, माध्यम। माध्यम 2 प्रकार के, एक सघन होगा, एक विरल होगा। तो सघन किसको कहते हैं, तो ध्यान से समझिए। सघन का कोई मुख्य परिभाषा नहीं है कि इसी को सघन कहेंगे। भैया सघन दोनों की तुलना है। क्या है, तुलना। दोनों में तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी तुलनात्मक इकाई है। ध्यान से आप इस चीज़ को समझिए। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझिएगा, हमको नहीं लगता है कि आगे अपवर्तन की घटना आपको समझ में आएगी। तो इस चीज़ को आपको ढंग से समझना। कहने का मतलब है कि देखिए, ये तुलना है, ये एक दूसरे के बीच तुलना है। उस तुलना में कभी सघन विरल बन जाता है और विरल सघन बन जाता है। तो ध्यान से समझिए। आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं कि जिसका घनत्व, ठीक है ना, जिसका घनत्व अधिक हो वह सघन माध्यम, ठीक है। तुलना में, ठीक है ना, तुलना में। जैसे मान लीजिए कि हम आपको तुलना करके बताते हैं कि सुबह के समय एक मार्केट ले लेते हैं। सुबह में मार्केट की जो भीड़ होती है, अगर इसका तुलना हम शाम में करें तो आई थिंक सुबह में मार्केट में भीड़ कुछ कम होती है, जबकि शाम में उसी मार्केट में भीड़ बढ़ जाती है। यानी वहाँ का घनत्व बढ़ जाता है, वहाँ अधिक लोग आ जाते हैं सामान खरीदने। तो इसका मतलब है कि जब सुबह और शाम के बीच हम मार्केट की तुलना कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट हो रहा है कि सुबह में जो है ना घनत्व कम है और शाम में उसका घनत्व अधिक हो जाता है। इसका मतलब है कि शाम में सघन माध्यम हो जाता है और वही मार्केट सुबह में विरल हो जाता है। जबकि सुबह और खूब रात, नाइट, मिडनाइट की बात करें तो मिडनाइट और सुबह में, मिडनाइट में एक भी आदमी आपको मार्केट में नहीं दिखेगा, इक्का दुक्का आदमी दिखता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में मार्केट वाला, यानी जो सुबह में हम तुलना करेंगे और 12 बजे रात की तुलना करेंगे, 2 बजे रात की तुलना करेंगे, तो इस कंडीशन में 2 बजे रात वाला विरल हो जाता है और यही सुबह वाला सघन हो जाता है। तो आप कहते हैं कि मार्केट तो वही है, मार्केट तो वही है ना, लेकिन तुलना करने का सिस्टम अलग अलग है। हम एक बार तुलना कर रहे हैं शाम के साथ, तो शाम के साथ सुबह वाला मार्केट विरल हो जाता है, लेकिन उसी सुबह को तुलना करते हैं रात वाला,
तो वह क्या हो जाता है, सघन हो जाता है। ठीक है, तो ये तुलनात्मक इकाई है, यानी सीधा सीधा आप दिमाग में एक बात फिट रखिए कि जिसका घनत्व यानी जहाँ सघनता ज़्यादा होगा, जहाँ सघन होगा, वहीं पर उस माध्यम क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। ठीक है, आप ध्यान से एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए ये पानी है, ठीक है ना, ये पानी और ये कांच, ये कांच और ये हवा, ठीक है ना, 3 माध्यम हम बनाए, माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2, माध्यम नंबर 3, ठीक है ना। अब बताइए, जब इस दोनों की हम तुलना करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर की तुलना करेंगे, तो पानी की तुलना में कांच अधिक सघन होता है, ठीक है ना, यानी घनत्व इसका अधिक होता है। ठीक है, तो पानी के तुलना में कांच जब अधिक सघन होता है, तो यह माध्यम इस दोनों के तुलना में ये क्या हो जाएगा, तो ये विरल हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, तो सघन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब इस दोनों के बीच हम तुलना कर रहे हैं, यानी पानी और हवा के बीच तुलना कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए बच्चों कि ये पानी अब हो जाएगा सघन, क्योंकि इस दोनों के तुलना में पानी अधिक सघन, अधिक उसका घनत्व है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तो सघन हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, जबकि यह क्या हो जाएगा, तो यह विरल हो जाएगा। ठीक है ना, और जबकि इस दोनों के बीच तुलना करें तो फिर भी यह क्या हो जाएगा, यह सघन हो जाएगा, जबकि कांच के जगह कोई और इससे ज़्यादा ठोस ले ले तो वो ये कांच भी क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो कहने का मतलब, इस पानी को आप गौर से देखिए, इस पानी को, तो पानी एक बार विरल हो गया, एक बार क्या हो गया, सघन हो गया। तो एक बार विरल, एक बार सघन, तो क्या कहने का मतलब है, पानी विरल है? नहीं, पानी विरल भी है, सघन भी है। यह शर्त इस पर डिपेंड करता है कि यह तुलना किससे कर रहे हैं। तो तुलना जब कांच से कर रहे हैं तो कांच के साथ ही पानी विरल हो जाएगा, और जब हवा से कर रहे हैं तब यह सघन हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ध्यान से एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए ये इसमें इतना, और एक माध्यम यहाँ, और एक माध्यम यहाँ, ना, आपके सामने 3 माध्यम रखा हुआ। अब बताइए कि इसमें जब इस दोनों के बीच तुलना करेंगे तब क्या होगा, इस दोनों के बीच तुलना करेंगे तब क्या होगा, और इस दोनों के बीच तुलना करेंगे तब क्या होगा। ठीक है ना, मान लीजिए यह हवा है, यह कांच है, और यह पानी है। ध्यान से देखिए, जब ये दोनों की तुलना करेंगे तो ये इसका घनत्व अधिक है, इसलिए यह क्या होगा, सघन होगा। ठीक है ना, और यह क्या होगा, विरल होगा। कोई दिक्कत, जब इस दोनों की तुलना कर रहे तो यह क्या होगा, विरल हो रहा है, और यह क्या हो रहा है, सघन हो रहा है। ठीक है, जब इस दोनों की तुलना करेंगे यह सघन हो रहा है, और यह क्या हो रहा है, विरल हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि सघन और विरल को आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बच्चों कि एक्चुअली में सघन और विरल कहने का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि घनत्व किसका अधिक है। जिसका घनत्व अधिक होगा वह माध्यम सघन कहलाएगा, और जिसका घनत्व कम होगा वह माध्यम विरल कहलाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि सघन और माध्यम, सघन और विरल का क्या अहम रोल है इस अपवर्तन की घटना में। इसका बहुत ज़रूरी, आपको इस चीज़ को समझना है। मान लीजिए, ध्यान से समझिए इस घटना को कि सघन विरल क्या होता है, और प्रकाश की किरण पर सघन विरल क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एक माध्यम है, ठीक है ना, और दूसरा माध्यम यहाँ है, माध्यम नंबर 2, माध्यम नंबर 1। ये माध्यम जो है, ये माध्यम हवा है। ठीक है ना, और यह माध्यम मान लीजिए पानी है, पानी। ठीक है ना, पानी, इसको डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। यह माध्यम आपका पानी है।
बस इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान से, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से आ रही हो, ठीक है ना, कहाँ आ रही हो, विरल से आ रही हो और सघन में जा रही हो, कहाँ जा रही हो, सघन में, क्योंकि इसके तुलना में ये तो सघन है, यह माध्यम कैसा है, यह माध्यम सघन है, और यह माध्यम कैसा है, तो यह माध्यम विरल है, ठीक है ना। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ठीक है ना, विरल माध्यम की ओर जाए, यानी या फिर विरल से, पहले शर्त है कि विरल से सघन में, हम बता रहे हैं विरल से सघन, ठीक है ना, विरल से सघन है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, हमेशा यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। कहाँ झुक जाएगा, अभिलंब की ओर। बस हम यही चीज़ समझाना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो आपतन कोण बनेगा वह बड़ा होगा, किससे, अपवर्तन कोण से, यानी यहाँ I और यहाँ R, ठीक है ना। दूसरा क्या था, यह जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो याद रखिए, वह प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में प्रवेश करना शुरू कर जाएगी तो उसी माध्यम में जहाँ से वह माध्यम, दूसरा माध्यम शुरू होता है, वहीं पर वह अपवर्तन, जब घटना घटेगी अपवर्तन की, तो वह अभिलंब की ओर झुकते हुए आगे बढ़ते चली जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि ध्यान से इस चीज़ को समझिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से हमेशा अधिक होगा, ठीक है, बात याद रखिए। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अपवर्तन कोण का मान हमेशा आपतन कोण का जो मान होगा वह अपवर्तन कोण से हमेशा ज़्यादा होगा, यानी यहाँ I की जो वैल्यू होगी वह हमेशा R से अधिक होती है। क्लियर, ठीक है ना। यानी इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है, कम होता है, 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ध्यान रखिए बच्चों कि जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम की ओर चल रही है और जैसे ही वह अपवर्तन की घटना वहाँ घटेगी तो वहाँ आपतन कोण का मान ज़्यादा होगा, अपवर्तन कोण का मान कम जाएगा। क्यों? क्योंकि वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। या फिर अगला सवाल इसी में पूछता है दूसरा प्रकार से कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब के पास आती है, अभिलंब से होकर चल जाती है या माध्यम को चीरते हुए निकल जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक के सीधा निकल जाती है, अभिलंब की ओर झुक के, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। अगर ये चीज़ समझ पा रहे हैं तो दैनिक जीवन में जो भी अपवर्तन की घटना घटती है वहाँ आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन हम आपको यहाँ दे देते हैं। कंडीशन 2 है कि जब किरण सघन से विरल में प्रवेश करे, यानी कहाँ, सघन से विरल में। ध्यान देखिए, सघन से अब विरल बता रहे, तो मान लीजिए ये कोई माध्यम है, ठीक है ना, ऊपर माध्यम है सघन, यानी मान लीजिए यहाँ पानी है, ऊपर पानी है, यानी ये पानी और ये हवा, ठीक है ना। तो हवा तो विरल हो गई, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में, ठीक है ना, किसकी तुलना में, पानी की तुलना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना, विरल माध्यम से, और वह जब भी सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना, जब वह विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से दूर हटकर निकल जाएगी।
कहाँ से जाएगी, अभिलंब से दूर हटकर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो कोण बनेगा, अगर कोण पर असर पूछे तो कोण पर क्या असर पड़ता है, तो कोण पर असर पड़ता है कि आपतन कोण का मान कम हो जाता है और अपवर्तन कोण का मान अधिक हो जाता है, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा हो तो इस कंडीशन में कोण पर क्या असर पड़ता है, इस कंडीशन में कोण पर असर पड़ता है कि आपतन कोण का मान कम जाता है और अपवर्तन कोण का मान अधिक हो जाता है, ठीक है ना। ये शर्त याद रखिए। और दूसरा बात याद रखिए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है ना, तो वह किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। जब तक आप इस दोनों शर्त को याद नहीं रखेंगे तो अपवर्तन की घटना दैनिक जीवन में जो घट रही है वह आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। एक बार आपको फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं, समझा देते हैं कि जब दो माध्यम हो, एक विरल और दूसरा सघन, ठीक है ना, एक विरल और दूसरा सघन, तो जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना, और जैसे ही यहाँ अपवर्तन की घटना घटे, यानी कहने का मतलब जैसे ही वह सघन माध्यम में प्रवेश की तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। कहाँ झुक जाएगा, अभिलंब की ओर, ठीक है ना। और जैसे ही अभिलंब की ओर झुकेगा तो अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा और आपतन कोण बड़ा हो जाएगा। इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही हो, सघन से विरल में जा रही हो, तो वह जैसे ही सघन से विरल में प्रवेश करना शुरू किया तो वह क्या हो जाएगी, तो अभिलंब से दूर हटकर निकल जाएगी, ठीक है, जिससे आपतन कोण छोटा और अपवर्तन कोण आपको बड़ा नजर आएगा, बड़ा, ठीक है ना। इस घटना को कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन यहाँ भी हुआ, प्रकाश का अपवर्तन यहाँ भी हुआ, दोनों केस में प्रकाश का हुआ अपवर्तन ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो अपवर्तन की घटना घटी है वह विरल से सघन में दिखा है और यहाँ जो अपवर्तन की घटना घटी है वह सघन से विरल में दिखा है, बस शर्त अलग अलग। विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुक के जा रहा है, जब सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट के जा रहा है। जैसे ही अभिलंब से दूर हटेगा अपवर्तन कोण बढ़ जाएगा, और जैसे ही अभिलंब में सटेगा अपवर्तन कोण घट जाएगा। हाँ, अब कहते हैं कि जब दोनों माध्यम सेम हो, सर जी ऊपर में भी पानी और नीचे में भी पानी, ठीक है ना, तो भैया ऊपर में भी पानी और नीचे में भी पानी रखिए, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी। क्या यह घटना घटेगी, अभिलंब से सट जाएगी? नहीं, क्योंकि दोनों माध्यम सेम है, दोनों माध्यम सघन सघन दोनों सेम है, दोनों इक्वल, तो ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, चुपचाप अपने रास्ते में सीधे निकल जाएगी। तो उस हालात में ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि जब दोनों माध्यम सेम हो तब हम अगर लाइट जलाएंगे तो क्या वो अभिलंब से हटेगी या सटेगी, तो नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। जैसे आ रही है सीधा चुपचाप निकले हुए सीधा चल जाएगी। हाँ, जब यह अगर हवा हो यानी विरल हो और तब विरल से आ रहा है दूसरे माध्यम में जा रहा है तब यह अभिलंब की ओर सटेगी, ठीक है। और जब यह सघन है और यह विरल है, अब सघन से प्रकाश की किरण गुजार रहे हैं और विरल में लेके जा रहे हैं, तब क्या होगी, दूर हट जाएगी। अब एक एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास कांच का स्लैब, ठीक है ना, ये कांच का स्लैब स्क्वायर में है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ से अगर हम टॉर्च जलाएंगे तो इसके चारों ओर की जो एरिया होगी, ठीक है ना, वह तो विरल है, ठीक है ना, वह विरल, लेकिन इसके अंदर वाली जो एरिया है वह आपको सघन है, क्योंकि यह चारों ओर की तुलना में जो वायु है इसकी तुलना में इसका घनत्व अधिक है, ठीक है ना। और जब यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो इस सतह पर जब प्रकाश की किरण पहुँचेगी ना, तब यहाँ घटना क्या घटेगी, अपवर्तन की, यानी जब टॉर्च जो जलाए ना उससे जो किरण निकले इसमें घुस जाएगी, क्या होगी, इससे घुस जाएगी, इसमें घुस जाएगी, ठीक है ना। जैसे इसमें घुसी तो किधर झुकेगी, अभिलंब की ओर। अभिलंब डालेंगे ना तो अभिलंब में सट के निकल जाएगी, तो निकलेगी तो क्या इस पर आएगी, जी बिल्कुल इस पर आएगी, काहे ना आएगी, इस पर आएगी।
तो जब इस पार आएगी तो कहने का मतलब यहाँ से जो किरण निकल रही थी, अब तो यह कहाँ से निकल रही है, तो यह जो आ रही है वह सघन से आ रही है, अब बाहर निकल रही है मतलब विरल में जा रही, तब यह जो अंदर से बाहर निकलेगी किरण वह अविलंब से हट के निकलेगी, यानी दूर जाके निकलेगी। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल देख लिया, जन एक छोटका एग्जाम्पल बता देते हैं यहाँ पे, इसी चीज़ को समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको ये कांच का स्लैब यहाँ बना है, ठीक है ना, ये है आपका कांच का स्लैब, यानी ये यहाँ रख दिए हैं, ठीक है ना, ये कांच का स्लैब। और इस स्लैब पर जैसे ही हम यहाँ से किरण डालेंगे, ठीक है ना, यहाँ से किरण डालेंगे, ऐसे डाल देते हैं तिरछा ताकि स्पष्ट समझ में, ऐसे यहाँ से किरण इस पर हम डालें टॉर्च से, किससे, टॉर्च से। सभी किरण को दिखाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना, ये टॉर्च, ये अब जैसे यहाँ से ये अभिलंब कम करेगा, जब इस पार आएगी अभिलंब में, अभिलंब की ओर झुक के निकलेगी, यानी जाना चाहिए था कहाँ, सीधा जाना चाहिए था कहाँ, ये सीधा, लेकिन सीधा ना जाके ये इस साइड में क्या होगी, झुक के चलेगी जाएगी यहाँ, ठीक है, यहाँ झुक के चली जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ झुक के गई, अब फिर यहाँ अभिलंब बनेगा, ठीक है, जाना चाहिए था इस सीध में, लेकिन ये तो माध्यम विरल था, ये तो सघन था, और फिर तो विरल था, तो तीनों घटना यहाँ विरल से सघन में और फिर सघन से विरल में। जब सघन से विरल में जा रहा तो इस जो सीधे निकलना चाहिए था ना, तो सीधे नहीं निकलेगा, यह अभिलंब से दूर हट के निकल जाएगा। ठीक है ना, यह किरण ऐसे जाएगी फिर ऐसे हो जाएगी इस कांच के स्लैब पर जब हम कोई लाइट जलाएंगे। ठीक है ना, इसी घटना को कहते हैं, यानी इस शर्त को याद रखना यहाँ पर। यानी शर्त क्या है, जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। और तब हम दिखाते हैं कि अब हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है ना, हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन की घटना का उदाहरण कहाँ कहाँ मिलता है। तो उदाहरण मिलता है बच्चों, जब पानी से भरे हुए बाल्टी का तली देखते हैं ना, तल नीचे वाला सतह, ठीक है ना, तो वह उठल नज़र आता है। ठीक है ना, वो उभरा नज़र आता है। क्यों आता है, देखते हैं क्यों आता है। जस्ट 1 मिनट। बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए जो हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन की घटना है उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में जो अपवर्तन की घटना घटती है, कैसे घटती है, क्यों घटती है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुश रहिए, मस्त रहिए।